जय हिंद। हम लोग पंचायत की चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने भाग संख्या 9 में पंचायत के आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लिए थे। साथ ही साथ पंचायत को किस नाम से जानते हैं और पंचायतों के गठन के लिए कौन कौन सा समितियां बनाई गई, उन सब समितियों को हम लोगों ने देख लिया था। उसमें आपका प्रमुख बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति आपका प्रमुख समितियां थी, यानी इन सब की चर्चा हम लोगों ने कर दिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने चर्चा किया था जो बलवंत राय मेहता समिति था, उन्होंने पंचायत को 3 स्तर में बांट दिया, यानी कि 3 क्वाड स्तर को क्या बोलते हैं, 3 क्वाड में उन्होंने बांट दिया। अब पंचायत को कुछ इस प्रकार, जैसे ताश का नहीं गड्डी होता है, एक के ऊपर एक रखा जाता है, उसी तरह पंचायत के स्तर को सजा दिया गया है। स्तर को क्या बोलते हैं, क्वाड बोलते हैं। तो पंचायत के कितने स्तर होते हैं, तो भैया कई कई आपके राज्य में 1 क्वाड है, 2 क्वाड है, मतलब एक स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय और 4 स्तरीय। कई कई राज्य में आपके 4 स्तरीय पंचायत है। तो आखिर इन पंचायतों का स्तर कौन से राज्य में कहाँ कहाँ पर, उसको हम समझते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे भाग संख्या 9 में पंचायत के स्तर। भैया पंचायत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो हम लोगों ने देख लिया है, आखिर उसमें कौन कौन सा संविधान संशोधन किया गया उसको हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। तो क्या हम लोग का समझना है कि पंचायत के कौन कौन से स्तर होते हैं और कौन से राज्य में कौन से स्तर के पंचायत लागू हैं, उसको समझिए। तो पंचायत के देखिए स्तर को क्या बोलते हैं, क्वाड बोलते हैं, यानी कि 1 स्तरीय पंचायत, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय और 4 स्तरीय। तो पंचायत के कितने स्तर होते हैं, 4 स्तर होते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर स्थित है, तो उसको समझते हैं। देखिए इसको हम लोग बोलेंगे 1 स्तरीय पंचायत। क्या इसमें कोई बाउंड्री है, नहीं है भैया। तो 1 स्तरीय पंचायत में सबसे बड़ा आपका वो हो जाएगा ग्राम पंचायत। सबसे पहले का आता है ग्राम पंचायत, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 स्तरीय पंचायत। फिर आपका आता है 2 स्तरीय पंचायत, यानी कि आपका एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक आप दूसरा आपका ये हो जाएगा। इसमें नीचे वाला को क्या बोलेंगे, ग्राम पंचायत, और ऊपर वाला को पंचायत समिति। ये आपके गांव लेवल पर होता है और ये आपके ब्लॉक लेवल पर होता है, जिसे हम पंचायत समिति के नाम से जानते हैं। तो ये आपका रहा 2 स्तरीय पंचायत। फिर आपका आता है 3 स्तरीय पंचायत। तो पहला आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत। अरे भैया बलवंत राय मेहता समिति यही ना कहते हैं कि 3 स्तरीय पंचायत बनाइए, और लागू भी किया गया। तो पहला आपका गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर आपके ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर आपका कौन सा हो जाएगा, जिला परिषद। कोई दिक्कत, यह तो आपका 3 स्तरीय पंचायत। फिर आपका 4 स्तरीय पंचायत आता है। तो सबसे बड़ा इन पंचायतों में कौन सा हो जाएगा, ग्राम पंचायत, यानी कि पहला स्तर कौन सा हो जाएगा, ग्राम पंचायत, गांव स्तर पर। फिर आपका आता है अंचल पंचायत, कौन सा पंचायत, अंचल पंचायत। फिर आपका तीसरा आता है आंचलिक परिषद, कौन सा आता है, आंचलिक परिषद। और सबसे ऊपर जो आपका आता है जिला परिषद। जिला लेवल पर कौन सा हो जाएगा, तो जिला परिषद हो जाएगा। यानी कि पंचायतों के कितने स्तर, तो 4 स्तर, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय और 4 स्तरीय। तो पंचायतों के चारों स्तर को देखते हैं। अब हम समझने का कोशिश ये करते हैं कि कौन कौन से राज्य में किस स्तर के पंचायत लागू हैं, इसको समझ लेते हैं। इसके बाद ये आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि इसका जो पंचायत का पृष्ठभूमि था वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग समझने लगे कि गांव और शहर में क्या अंतर होता है, यानी कि आपका ग्राम और नगर में, जिसे हम शहर के नाम से जानते हैं, उसमें क्या अंतर होता है। और साथ ही साथ इसमें 2 संविधान संशोधन किए गए थे, उन संशोधन को समझ लेंगे, खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसमें का जो अनुच्छेद आएगा उसको हम पढ़ लेंगे, और सीक्वेंस में हम लोग देखिए तो पंचायत के स्तर को हम लोग देख रहे थे। तो कितने स्तर, 4 स्तर। अब कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा पंचायत है उसको देख लिया जाए। तो 1 स्तरीय पंचायत में कौन कौन सा राज्य आ जाएगा, आपका जम्मू कश्मीर। कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मणिपुर, केरल और त्रिपुरा। इन सब राज्यों में कौन सा स्तर का पंचायत लागू है, तो 1 स्तर का पंचायत यानी कि 1 क्वाड पंचायत आपका लागू है। किसके जिलों में, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मणिपुर, केरल और त्रिपुरा में। कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका 2 स्तरीय पंचायत, यानी कि कौन कौन से आपके राज्य में 2 स्तर के पंचायत लागू किए गए। तो भैया कर्नाटक हो जाएगा, आपका हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम और उड़ीसा। इनमें 2 स्तर के पंचायत लागू किए गए हैं। फिर आपका आता है 4 स्तर का पंचायत, तो एक ही राज्य है, वो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अब आता है 3 स्तर के पंचायत। तो इन सब को छोड़कर बाकी जितना राज्य बच जाता है उन सब में 3 स्तर के पंचायत लागू हैं। यानी कि इसको छोड़कर बाकी जितने भी राज्य बचते हैं उन सब में 3 स्तर के पंचायत लागू हैं, यानी कि अन्य राज्य। इन सब को छोड़कर अन्य राज्य में क्या लागू है भैया, तो 3 स्तर के पंचायत आपके लागू है। तो पंचायत के स्तर आप लोग समझ गए। कोई दिक्कत नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है पंचायत, बहुत खूब क्वेश्चन पूछता है इस पर से। पंचायतों का गठन कैसे किया गया, बलवंत राय मेहता ने अपना रिपोर्ट, अजीब क्वेश्चन पूछता है भैया। तो पंचायत के 4 स्तर को हम लोग देख लिया। 4 स्तर वाला पंचायत कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। 3 स्तरीय, तो इन सभी राज्यों को छोड़कर जितना राज्य बच गया उन सब में 3 स्तरीय पंचायत लागू है। अब मान लीजिए इतना आपने बना दिया, समिति वगैरह बना दिया, तो भैया हम क्यों माने कि पंचायत हम लागू कर रहे हैं। आखिर संविधान में उसका जिक्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
तो इसके लिए क्या किया गया, तो इसके लिए अब लोग क्यों माने कि पंचायत लागू किया जाए, दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है, तो इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया। कौन सा, तो 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, और भाग 9 को संविधान में जोड़ दिया गया, और उसमें अनुच्छेद भी जोड़ेंगे। अब भैया खाली भाग नहीं जोड़ देंगे, अनुच्छेद भी जोड़ेंगे, तो भाग 9 को जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 243 को जोड़ा गया। यह जो 243 है इसमें आपका ए से ओ तक जोड़ा गया, यानी कि ए से ओ लगभग 16 अनुच्छेद इसमें आएंगे आपके, तो ए से ओ तक के अनुच्छेद को जोड़ दिया गया। कितना अनुच्छेद आएगा इसमें, 16 अनुच्छेद। इसको हम लोग खत्म करके अभी एक एक अनुच्छेद को हम लोग देख लेंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, और कितने अनुच्छेद को, अनुच्छेद 243 के ए से ओ तक को जोड़ दिया। इसके क्लॉज होते हैं सब, ए क्लॉज ओ क्लॉज, समझ आए कि नहीं समझ आए, तो क्लॉज ए से लेकर ओ तक को जोड़ दिया गया। फिर आपका 74वां संविधान संशोधन किया गया 1993 में, और इसमें भाग 9 का ए जोड़ दिया गया। देखिए जो भाग 9 है इसमें पंचायत की चर्चा किया गया, लेकिन जो भाग 9 का एक क्लॉज ए है उसमें आपका नगर पालिका की चर्चा किया गया, यानी कि भाग 9 में पंचायत की चर्चा किया गया है, जबकि भाग 9 का क्लॉज ए में नगर पालिका की चर्चा किया गया। इसमें भी अनुच्छेद आते हैं, तो इसमें भी आपका अनुच्छेद 243 रहेगा, लेकिन यह कैसे चालू होगा, तो पी से जेड तक। इसमें कितने अनुच्छेद आते हैं इसको समझिए। इसमें कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 243। फिर आप कहेंगे ये तो 243 है, अरे भैया इसमें ए से ओ तक है और इसमें पी से जेड तक है, ये तो आपके क्लॉज हो जाएंगे, और जेड के सब क्लॉज भी जोड़ दिए गए। कैसे, जैसे मान लीजिए अब जो जेड देख रहे हैं ना, इसका मान लीजिए ये तो क्लॉज है, ये क्लॉज है, अब इसके सब क्लॉज जोड़ दिए गए। कैसे, तो जेड का ए, जेड बी, फिर आपका हो जाएगा जेड सी, जेड डी, ई, एफ, जी, कहाँ तक जोड़े गए, जेड जी तक। इसमें आपके लगभग 18 अनुच्छेद आते हैं, तो टोटल कितना अनुच्छेद इसमें हो जाएगा आपका, 18 अनुच्छेद। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि हम लोग के दिमाग में एक नक्शा बैठ गया कि नहीं हम लोग को कैसे कैसे देखना है। इस अनुच्छेद की चर्चा अभी इसके बाद हम जस्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन सा संविधान संशोधन याद रखेंगे, 73वां और 74वां। कब किया गया, 1992 और 1993। 73वां संविधान संशोधन हुआ, भाग 9 को जोड़ा गया है। भाग 9 में किसकी चर्चा, पंचायत की चर्चा। इसमें कौन सा अनुच्छेद, 243 ए से लेकर ओ तक, कोई दिक्कत। फिर आपका 74वां संविधान संशोधन, इसमें भी अनुच्छेद 243, कहाँ से लेकर, तो पी से लेकर जेड तक। जेड के सब क्लॉज कितने हैं, जेड ए, जेड बी, जेड सी, कहाँ तक है भैया, जेड जी तक। कितना अनुच्छेद, 18, लगभग 18 अनुच्छेद इसमें आते हैं। तो यह था आपका पंचायत के स्तर और यह तक प्रमुख संविधान संशोधन। अब देखिए आपके गांव और शहर में कुछ अंतर होते हैं, आप गांव किसे बोलेंगे और शहर किसे बोलेंगे, इसको समझिए। 3 पॉइंट समझिए, याद हो जाएगा। गांव को क्या बोलते हैं भैया, रूरल एरिया, यानी कि आपका हो जाएगा रूरल, और शहर को अर्बन एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्बन। अब देखिए 3 कंडीशन यदि फुलफिल होता है तो उसको हम शहर मान लेंगे, गांव मान लेंगे, और यदि 3 कंडीशन फुलफिल होता है तो उसको हम शहर मान लेंगे। वो कौन कौन सा कंडीशन है इसको समझिए। कहा गया है गांव तभी कहलाएगा जब आपके 3 कंडीशन लागू होगा। पहला कंडीशन क्या है, जनसंख्या घनत्व। कहा गया है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति से कम मतलब जनसंख्या हो तो उसे हम गांव कह देंगे। समझिए इसको, कहा गया है, देखिए कहा गया प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा में यदि 400 से कम आदमी रह रहे हैं तो उससे गांव की श्रेणी में गिना जाएगा। लेकिन अधिक रहेंगे तो गांव में नहीं चल जाएगा, उस शहर में चला जाएगा। यानी कि जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए, प्रति वर्ग किलोमीटर 400 प्रति व्यक्ति से कम रहना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। ये आपका पहला कंडीशन जनसंख्या घनत्व, यानी कि कितना घनत्व होना चाहिए, 400 से, मतलब 400 से कम होना चाहिए प्रति वर्ग किलोमीटर में। समझ रहे हैं ना, स्क्वायर होता है। दूसरा आपका जो कंडीशन है जनसंख्या का है, जनसंख्या कितना रहना चाहिए, तो 500 से लेकर 5000 के बीच में जनसंख्या रहनी चाहिए। देखिए जनसंख्या कितना होना चाहिए, तो 500 से लेकर 5000 के बीच में, नीचे रहना चाहिए, कम में रहना चाहिए 5000 से। अब समझिए, क्या किसी गांव में 500 व्यक्ति नहीं रहते हैं, एकदम रहते हैं। यह जो आप देख रहे हैं ना, यह 1971 के जनगणना पर है। अब सोचिए कितना पुरानी जनगणना है, क्या अभी किसी गांव में 500 लोग नहीं रहते हैं। अरे भैया 500 को घर मिला तो मिल जाएगा 500, कोई दिक्कत है। यानी कि 500 से लेकर 5000 लोगों के बीच इससे कम जनसंख्या रहना चाहिए, दूसरा कंडीशन है। और तीसरा जो कंडीशन है आपका, कहा गया है कि वहाँ के 75% व्यक्ति कृषिगत कार्य करते हो, मतलब कृषि से संबंधित कोई कार्य करते हो, तो वो गांव की श्रेणी में आ जाएगा। यदि तीनों कंडीशन फुलफिल करता है तो उसे हम गांव बना देंगे। क्या बना देंगे, गांव बना देंगे। पहला कंडीशन क्या है, जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए, तो प्रति वर्ग किलोमीटर 400 से कम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, वहाँ का जनसंख्या कितना होना चाहिए, तो 500 से लेकर 5000 से कम।
तीसरा कंडीशन क्या है कि 75% व्यक्ति कृषिगत कार्य कर, यानी कृषि से संबंधित कोई कार्य करता है, तो उसे यदि तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो उसे हम गांव बना देंगे, उसे हम क्या कहेंगे, गांव कहेंगे। अब शहर यानी कि अर्बन किसे कहेंगे, इसका उल्टा कर दीजिए ना। उल्टा क्या करना है, पहला कंडीशन क्या है, जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर यदि गांव रहेगा तो 400 से कम, इसमें शहर में 400 से ज्यादा। तो शहर में जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए, प्रति वर्ग किलोमीटर 400 से अधिक लोग निवास वहां पर करते हो। तो इसका उल्टा हो गया भैया। फिर आपका आता है जनसंख्या। जनसंख्या इसमें कितना होना चाहिए आपके ग्राम वाले में, तो 500 से 5000 से कम रहना चाहिए। शहर वाला में कितना होना चाहिए, तो 500 से 5000 से अधिक होना चाहिए। देख रहे हैं ना, इसका उल्टा कर दीजिए, ये आपका ग्राम हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो शहर हो जाएगा। फिर आपका आता है वहाँ के 75% व्यक्ति कृषिगत कार्य करना चाहिए, और शहर में कृषिगत कार्य नहीं बल्कि 75% लोग गैर कृषिगत कार्य करते हो, तो उसे हम शहर की श्रेणी में रख देंगे, अर्बन एरिया उसे हम बोलेंगे। यानी कि आपका गांव और शहर में अंतर आप समझ गए। तीन तीन ठो कंडीशन है, आप गांव याद कर लीजिए, शहर तो अपने आप याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आपके जो पंचायत के स्तर थे, कौन कौन से स्तर किस राज्य में लागू, उसको हम लोगों ने देख लिया, संविधान संशोधन देख लिया, साथ ही साथ गांव और शहर में अंतर भी देख लिया। अब हम समझते हैं कि अनुच्छेद 243 के ए से ओ तक में क्या कहा गया है। अब एक एक करके सभी अनुच्छेद को हम समझते हैं। यानी कि 73वां संविधान संशोधन जब किया गया 1992 में, तो उसमें अनुच्छेद जोड़ दिया गया, कितना, तो अनुच्छेद 243। अनुच्छेद कैसे जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 243, और इसमें क्लॉज कितना जोड़ा गया, ए से लेकर ओ तक। इसमें कितना अनुच्छेद आते हैं, टोटल 16 इसमें आर्टिकल आपके आएंगे। तो उन आर्टिकल को हम एक एक करके हम समझ लेते हैं कि आखिर इनमें क्या कहा गया है। देखिए, आर्टिकल के हिसाब से याद रखना कोई जरूरी थोड़ी नहीं, इंपॉर्टेंट थोड़ी नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट जानते हैं ना बस। तो देखिए, पहला आपका क्या आता है भैया, अनुच्छेद 243। क्या कहा गया इसमें, तो ग्राम पंचायत की परिभाषा दिया गया है। या आखिर हम ग्राम पंचायत किसे कहेंगे, वो तो आप जानबे कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत की परिभाषा क्या होती है। सिंपल सी बात है भैया, जनसंख्या घनत्व बता दीजिए, जनसंख्या बता दीजिए, और 75% व्यक्ति का होना चाहिए, कृषिगत कार्य करना चाहिए, वो है ना ग्राम पंचायत होगा। कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 243 बाद में इसे क्लॉज जोड़े गए हम, और वे क्लॉज कहाँ से जोड़ेंगे, ए से लेकर ओ तक, इसको समझते हैं। तो अनुच्छेद 243 के क्लॉज ए में क्या कहा गया है, ग्राम सभा की चर्चा की गई है कि ग्राम सभा कहते किसको है। फिर आपका अनुच्छेद 243 के क्लॉज बी में क्या कहा गया है कि ग्राम पंचायत के गठन की चर्चा है, कि आखिर ग्राम पंचायत का गठन कैसे किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका आता है 243 का क्लॉज सी, क्या कहा गया इसमें, ग्राम पंचायत की संरचना, कि ग्राम पंचायत का स्ट्रक्चर कैसे होगा, कैसे मतलब ग्राम पंचायत उसे चुना जाएगा। आप नहीं देखते हैं कि गांव में स्ट्रक्चर बनाया जाता है, मान लीजिए आपका गांव रहा, इसमें कितना वार्ड बनेगा, ये वाला वार्ड, ऐसा वार्ड बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है, वार्ड। तो ग्राम सभा का जो स्ट्रक्चर होगा पंचायत का, वो कैसे होगा, इसकी चर्चा किसमें किया गया, तो अनुच्छेद 243 का क्लॉज सी में किया गया। फिर आपका अनुच्छेद 243 का क्लॉज डी क्या कहा गया है, ग्राम पंचायत में आरक्षण, इसको ध्यान से समझिएगा, रिजर्वेशन की चर्चा किया गया है। तो आरक्षण की चर्चा किया गया। तो मेनली जो वर्ल्ड मतलब भारत लेवल पर देखा है, तो जो आरक्षण मिलता है वो महिलाओं को, गांव में महिलाओं को कितना आरक्षण मिलता है भैया, तो 1/3, यानी कि बोले तो इसको हम आसान भाषा में 33%। कितना मिलता है, 33%। कितना महिलाओं का आरक्षण कितना होता है, 33%। जबकि आप देख सकते हैं एससी या एसटी में कितना मिलता है, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल में कितना मिलता है भैया, 50% इन लोग को मिलता है आरक्षण। लेकिन अपवाद के रूप में देखिए भैया, महिलाओं का आरक्षण कितना मिलता है, 1/3, यानी कि 30%, यानी कि 33% इन लोगों को आरक्षण मिलता है। लेकिन अपवाद में आप मध्य प्रदेश में चले जाए, बिहार में, वहां पर महिलाओं को आरक्षण कितना मिलता है, तो 50% वहां पर आरक्षण आपको महिलाओं को मिलता है। तो आरक्षण की चर्चा किसमें किया गया है, 243 का क्लॉज डी में किया गया। फिर आपका 243 का क्लॉज ई में क्या कहा गया है, ग्राम पंचायत की अवधि। कौ साल का होता है ग्राम पंचायत, 5 साल का होता है। कितना होता है भैया, 5 साल, 5 साल का ना होता है। लेकिन मान लीजिए आपने ग्राम पंचायत के किसी मतलब प्रधान जी को चुन लिए और छोटा मनमानी काम कर रहा है, असंवैधानिक काम कर रहा है, तो आप उसके 5 साल मतलब शपथ जिस दिन से लिया उस दिन से जोड़ा जाता है। मतलब जिस दिन से उसने पद को धारण किया है, शपथ लिया है प्रथम व्यक्ति में, उस दिन से उसका समय जोड़ा जाता है, तो 5 साल तक रहेगा। मान लीजिए कोई प्रधान है, उसने शपथ लिया है 1 तारीख से, तो इससे जोड़ा जाएगा कि इस डेट से वो 5 साल तक आगे रहेगा। तो यदि वो असंवैधानिक काम करता है या अन्य मनमानी काम करता है, तो जो वार्ड मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर मिल जाएंगे सब, और उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लाके उसे क्या करेंगे, तब हटा देंगे सब। ये तो उनको हटाने की प्रक्रिया है। तो ग्राम पंचायत की अवधि की चर्चा किया गया, कितने साल का, 5 साल का।
फिर 243 का क्लॉज एफ क्या कहा गया है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों की योग्यता। मान लीजिए आपको ग्राम पंचायत का सदस्य बनना है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसे आपको राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायत भी तो भैया एक आपका संवैधानिक पद है, तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो उम्र 21 साल होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया, ये तो आप जन्म कर रहे हैं, तो उम्र कितना होना चाहिए इसमें, 21 साल इसमें उम्र होना चाहिए। फिर आपका 243 का क्लॉज जी, ग्राम पंचायत की शक्ति की चर्चा किया गया है कि ग्राम पंचायत के पास क्या क्या शक्ति होगी भैया। तो बहुत सारी शक्तियां होती है, वो कानून सब बना लेते हैं सब, अपने टैक्स वगैरह इसकी चर्चा आगे किया गया है। फिर आपका आ जाएगा 243 का क्लॉज एच, कहा गया है कि ग्राम पंचायत जो होता है वो टैक्स भी लगा सकता है। यानी कि नहीं देखते हैं गाँव में अगर मार्केट लगा, चाहे पोखरा हो गया, तालाब हो गया, उसमें से वो टैक्स लगा देगा। मतलब जो भी पोखरा मछली उछली पालेगा उससे क्या करेगा, ग्राम प्रधान टैक्स ले सकता है, तो यह टैक्स भी लगा सकता है। फिर 243 का क्लॉज आई, क्या कहा गया इसमें, पंचायतों की स्थिति। अब देखिए हमने विभिन्न प्रकार की समितियां हम लोगों ने देख लिया, उन समितियों में से कहा गया कि आप पंचायत की स्थिति सुधारना चाहते हैं, उसके लिए क्या बताइए, आप राज्य वित्त आयोग का गठन कीजिए। आखिर पंचायत में काम करने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या किया गया, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। इसके तहत ही पंचायतों को पैसा दिया जाता है। इसकी चर्चा आर्टिकल 243 का क्लॉज आई में किया गया है। फिर आपका आता है 243 का क्लॉज जे, कहा गया कि प्रधान के कार्यों का जांच। मान लीजिए प्रधान जी कोई काम कराना है, सड़क वड़क कोई बनवा दिए, तो उनके काम की जांच कर सकते हैं, किसके तहत, तो 243 का क्लॉज जे के तहत। फिर आपका आता है के, कहा गया राज्य चुनाव आयोग, इनकी चुनाव कौन कराता है, ध्यान से समझिए। कहा गया है कि जो प्रधान आपका जो ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराएगा, तो जो चुनाव कराने का काम होता है राज्य चुनाव आयोग इसे कराता है। राज्य चुनाव आयोग, इनके चुनाव को कौन कराता है, राज्य चुनाव आयोग। चुनाव कौन कराएगा, राज्य चुनाव आयोग। लेकिन चुनाव कब होगा कब नहीं होगा इसका घोषणा कौन करता है, तो आपका स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार इसका फैसला करती है कि चुनाव कब करना है कब नहीं करना है। आखिर राज्य सरकार ही न जानेगी कि इस इलेक्शन राज्य में कब पड़ रहा है, कब स्कूल वगैरह बंद रहेगा, कब स्कूल में चुनाव होता है अधिकतर। तो राज्य सरकार क्या करती है, चुनाव का फैसला सुनाती है कि चुनाव मतलब इस डेट को होगा या नहीं होगा। तो चुनाव कौन कराएगा, राज्य चुनाव आयोग। लेकिन डेट कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट डेट को देती है। तो राज्य चुनाव आयोग की चर्चा 243 का क्लॉज के में किया गया है। फिर आपका आ जाएगा 243 का क्लॉज एल, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के लिए ग्राम पंचायत होगा कि नहीं होगा, क्या किसी केंद्र शासित प्रदेश में आपका पंचायत बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, इसकी चर्चा 243 का क्लॉज एल में की गई है। फिर आपका आता है 243 का एम, इसको आप जानते हैं, चार्ट हम लोग देख लिए इसका। क्या कहा गया, किन किन राज्यों में ग्राम पंचायत लागू नहीं होगा, नहीं बताते हैं कि कौन कौन से आपका जो राज्य है उसमें ग्राम पंचायत नहीं लागू होगा। तो बहुत सारे राज्य, मेघालय वगैरह आप लोग देखे थे, पर्वतीय क्षेत्र, दार्जिलिंग वगैरह नहीं देखे थे, तो उसमें आपका ग्राम पंचायत लागू नहीं किया जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 243 का एन, कहा गया है कि ग्राम पंचायत विधि बना सकती है, हल्का फुल्का ग्राम पंचायत अपने लिए कानून बना सकती है, समझ रहे हो ना। इसकी चर्चा 243 का एन में। फिर आपका हो जाएगा 243 का ओ आता है, क्लॉज ओ, चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा। मान लीजिए जैसे आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बीच विवाद हो जाए चुनाव को लेकर, या मतलब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई विवाद हो जाए, तो उसका निपटारा कौन करेगा। तो कहा गया है कि चुनाव संबंधी कोई विवाद हो जाएगा उसका निपटारा कौन करेगा, तो इन सब का निपटारा राज्य चुनाव आयोग ही करती है। यदि चुनाव संबंधी कोई विवाद हो जाए तो चुनाव का निपटारा कौन करती है, पंचायती स्तर पर, तो राज्य चुनाव आयोग इनकी निपटारा करती है। यानी कि भाग संख्या 9 में पंचायत के सारे चीजों को हम लोगों ने देख लिया। कोई दिक्कत, पंचायत का नामकरण देख लिया, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लिया, कहाँ लागू है कहाँ नहीं लागू है, कहाँ पर उसकी चर्चा किया गया, संविधान में उसको जगह कहाँ दिया गया है, कौन कौन सी समितियां हैं, पंचायत के कितने क्वार्ड होते हैं, किस राज्य में कौन सा क्वार्ड है पंचायत का, इन सब की चर्चा हम लोगों ने कर लिया। यानी कि भाग संख्या 9 हम लोगों ने देख लिया। अब भाग संख्या 10 आएगा, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।